मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती का। आज 24 जून 2021 है और उसका हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। 24 जून प्रतिवर्ष हम उनका पुण्यतिथि पर स्मरण करते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान दी थी, उसी तरह 15वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती का बलिदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी को ज्ञात है कि उस कालखंड में जब चारों ओर मुग़ल साम्राज्य की रियासतें और उनके साम्राज्य सर्वव्यापी स्थापित था, किंतु उस पीरियड में भी हिंदू राजाओं ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी क्रम में आज हम सभी बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कालिंजर राज्य में हुआ था। ज्ञात है कि कालिंजर राज्य उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में बांदा जिला जहाँ है, वहाँ पर कालिंजर राज्य था। हम सभी जानते हैं कि उस राज्य का राजा श्री कीर्तिराज सिंह था और वह रानी दुर्गावती के पिताजी थे। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी को होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। अर्थात जब हम लोग चैत्र नवरात्राष्टमी मनाते हैं, उस दिन उनका जन्म हुआ और उनका नाम दुर्गावती के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म के समय उनका शिक्षा दीक्षा, उनका प्रारंभिक जीवन उनके राजघराने में व्यतीत हुआ और राजघराने में भी सारा शिक्षा दीक्षा पठन पाठन संपन्न हुआ। उनके समय में उनके पिताश्री ने अध्यापक के रूप में एक प्रकांड विद्वान की नियुक्ति अपने राजमहल में किए थे, जिनका काम था कि महारानी को शिक्षा देना और उनको जो व्यवहारिक ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, उससे उसको पढ़ाना और उसमें निपुण करना। रानी दुर्गावती का बचपन से ही मन पाठ्यक्रमों के अलावा अतिरिक्त उनका जो मनोदशा थी और मनोवृत्ति थी, वो शस्त्र शास्त्र चलाने में, तीर चलाने में, धनुष बाण चलाने में, तथा वो अपने गुरुदेव से आग्रह करते थे कि वह पठन पाठन के अलावा हमें महाभारत, रामायण और वैदिक सनातन पुस्तकों का भी ज्ञान दीजिए और वैदिक पुराणों की कविताएं, उनकी कहानियाँ भी सुनाया करिए। ऐसा उनकी इच्छा थी। उनकी रुचि प्रकृति स्वभाव के अनुरूप उनके गुरुदेव ने उनको महाभारत की, रामायण की, गीता की, सारे महाकाव्यों का जो प्रसंग था उनको सुनाया करते थे और इस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा भी राजघराने में संपन्न हुआ। तत्पश्चात महारानी ने बचपन के समय उनकी एक अधिक रुचि थी, वो था जंगल में शिकार करना। शिकार करने के लिए उन्होंने बाघ, चीता और हिरन इत्यादि जानवरों का शिकार करना उन्हें पसंद था। वो काफ़ी अपने रुचि प्रकृति के अनुसार उन्हें शिकार करने के नित्य प्रतिदिन जाते थे और जंगल में शिकार करते थे। बहुत सारे इतिहासकार ने उनके शिकार के बारे में भी उल्लेख किए हैं। हम उनकी गहराइयों में नहीं जाते हुए संक्षेप में उनके प्रसंगों को हम अपने विषय में जोड़ते हैं। उसके बाद उनका जो बचपन था
वो बचपन बीतने के उपरांत वह धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद उनके पिताजी उनकी विवाह के लिए चिंतन करने लगते हैं। उसी क्रम में अपने ख्याति प्राप्त, अपने बिरादरी, अपने लायक, अपने हैसियत के अनुरूप उन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह का बेटा, जिनका नाम था राजा दलपत शाह, उनके साथ संग्राम शाह का बेटा दलपत शाह के साथ उनका परिणय का तिथि तय करते हैं और वह फिर से उस राजा के साथ विवाह के बंधनों में बंध जाते हैं। यह जान करके उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी खुश होते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह एक राजघराने में हुई है। दोनों तरफ से रिश्ता की मंजूरी होती है और दोनों लोग विवाह के साथ साथ खुशी से जीवन यापन करते हैं। उस समय वर्तमान समय की उनकी जो राज्य की स्थिति थी, कालिंजर राज्य जो था उस समय भी अधिक खुशहाली था, प्रजाओं में आपस संतोष थे राजाओं के शासन से। और उसके बाद जहाँ रानी का विवाह हुआ, अपना ससुराल गोंडवाना जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान समय में स्थित है, वहाँ के राजा दलपत राय के साथ इनका परिणय सूत्र संपन्न हुआ और उनके 1 वर्ष बाद उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम वीर नारायण रखा जाता है। वीर नारायण के जन्म लेने के उपरांत 4 वर्ष के बाद उनके पति श्री दलपत शाह का निधन हो जाता है। 1545 में उनका पुत्र जन्म लेता है और 1550 में उनके पति का मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार राज्य में काफ़ी निराशा छा जाती है, प्रजाओं में असंतोष व्याप्त हो जाता है। किंतु सभी लोग तनिक भी निराश ना होते हुए उन्होंने फिर से एक रणनीति तय करते हैं और सारा जिम्मा रानी अपने कंधों में उठाती है। रानी दुर्गावती ने अपने समय में जो राज्य की व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी सुशासन रूप से सुसंगठित कर देती है और राज्य में काफ़ी खुशहाली छा जाता है। प्रजाओं में भी खुशी का लहर दौड़ पड़ता है और उस समय रानी ने काफ़ी सारे खेत, महल, तालाब आदि साम्राज्य का विस्तार में लग जाती है। अपने नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने सैनिकों के नाम से, अपने सेनापतियों के नाम से, अपने प्रजाओं के नाम से, सभी के नाम से उन्होंने ज़मीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, उसमें तालाब खरीदते हैं, जैसे रानी खेत, रानी तालाब, रानी महल, ऐसे अनेक नामों से प्रसिद्ध अनेक जगहों का खरीदारी करते हैं। इस प्रकार महारानी के पति की मृत्यु को देख अगल बगल के अफगान मुस्लिम और अन्य मुगल शासक उन पर गिद्ध दृष्टि बैठाकर उन्हें अपने अधिकार में, अपने साम्राज्य में मिलाने की, उन्हें लूटने की योजना बनाने लगते हैं। उसी क्रम में जब महारानी को पता चलता है कि शेर शाह सूरी सन 1545 में जब उनके पुत्र प्राप्ति होता है, उस समय शेर शाह सूरी उस पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। उस प्रकार शेर शाह सूरी को भी वह दुर्गावती ने स्वयं मैदान में उतरकर राज का कामकाज संभालते हुए राज दरबार बुला करके स्वयं युद्ध में जाने की तैयारी करती है और वह शेर शाह सूरी को परास्त करती है। सन 1545 में शेर शाह सूरी को
परास्त कर उनको मौत के घाट उतार देती है। और फिर उसके उपरांत सन 1556 में बाज बहादुर शाह जो मालवा प्रांत के मुस्लिम शासक सुजात खान का बेटा था, वो उस मुस्लिम शासक बाज बहादुर शाह को भी 1556 ईस्वी में उन्होंने परास्त करती है। और उसके उपरांत उनको वापस मालवा की ओर मार्ग प्रशस्त करती है जाने के लिए। और फिर उस समय जो स्थिति थी, वह स्थिति में काफ़ी सुधार था, प्रजाओं में संतोष व्याप्त था। रानी के एक के बाद एक विजय के बाद, युद्ध में विजय मिलने के बाद सारे राजमहल में जयकारों के नारों से गूंज उठा और वह सारे जयकारे पूरे महल में गूंजने लगे। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, चारों ओर जनता में संतोष व्याप्त था। अपने रानी के प्रति अडिग विश्वास मन में उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर अपना पुत्र 15 वर्ष का आयु पार करने के बाद उन्होंने उनका विवाह रचाने के लिए एक योजना बनाई। और फिर अपने ही बिरादरी में पुरंदरपुर करके एक जगह के राजघराने के एक हिंदू युवती के साथ उनका परिणय का सूत्र सुनिश्चित किया गया। और यह पता जब अकबर को लगा तो अकबर ने अपने भेजे गए काफिरों के द्वारा उन्हें उनकी डोली को अगवा कर अपने यहाँ लाने की आदेश दिया। उस समय अकबर एक दुर्दांत, एक अय्यास, हरामी किस्म का व्यक्ति था, जो हिंदू माँ बहनों को अगवा कर उन्हें अपना हरम में लाना, उनको रखेल बनाना, उनका सील भंग करके उसका यौन उत्पीड़न करता था। उस दुष्ट अकबर ने उस समय बहुत सारे काफिर को छोड़े थे, अपने सेनापतियों को फकीर बना करके समाज में विचरण करने के लिए, पता लगाने के लिए कौन से युवती को कहाँ शादी हो रहा है, इन सब का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने फकीर को सभी जगह पर तैनात किया था। और वह आगरा में मीना बाजार भी लगाता था। मीना बाजार में जहाँ सैकड़ों हिंदू युवतियों को लाया जाता था और उसे अगवा कर उसको अपना गुलाम बनाना, उसका रखेल बनाना, अकबर उसका सील भंग करता था। इस प्रकार अत्यंत दुर्दांत, अत्यंत अत्याचारी अकबर अय्यास, जिन्होंने रानी को यह संदेश दिया कि वीर नारायण का जो होने वाली पत्नी है उसका डोली पहल का अपने राजघराने के आगमन से पूर्व में मेरे महल में आएगा। यह फैसला सुन करके रानी घबराती है और किसी तरह सुरक्षित रूप से अपना वीर नारायण का विवाह संपन्न कराती है। इसके उपरांत जब अकबर की ख्वाहिश पूरी ना होने पर उन्होंने दूत भेजकर स्वयं रानी को यह संदेश देती है कि तुम अपना सफ़ेद हाथी, जो रानी का प्रिय हाथी था सरमन, और उनके जो प्रिय जो सेनापति थे आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ठाकुर, इन सैनिकों को और हाथी को, एक सैनिक और हाथी अपने यहाँ अपने दरबार में भेज दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो। यह फैसला सुनकर के सारे दरबार में हाहाकार मचता है। और फिर राज दरबार बुलाती है रानी दुर्गावती ने, राज दरबार बुला करके यह निश्चय करती है कि युद्ध के लिए तैयार होना होगा। और सभी जो समय के गोंडवाना के जो
लोग थे उन सभी जनता को तैयार करके, वो युवकों को तैयार करके, जो भील जाति के थे उन सबको तैयार करके रानी दुर्गावती युद्ध के लिए जाती है। और अकबर ने उधर अपने सेनापति अशफाक खान सन 1562 ईस्वी में अशफाक खान के नेतृत्व में यह युद्ध प्रारंभ होता है। यह युद्ध मध्य प्रदेश के बरेला नामक नराई नाला के आसपास, जहाँ नर्मदा नदी आपस में घिरा हुआ है, उस स्थल पर यह युद्ध होता है। और यह युद्ध में अशफाक खान को काफ़ी क्षति पहुंचता है और रानी दुर्गावती वीरता के साथ, दहाड़ते हुए सिंह ध्वनि के साथ उनको पूरे युद्ध में परास्त करती है। और परास्त ही नहीं, अपितु उसको, उनके सेना को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। दुर्गा रूप धारण कर माँ भवानी के रूप में वह स्वयं युद्ध के लिए तैयार होती है। और अशफाक खान को उन्होंने, उनकी सेना को काफ़ी पीछे ढकेलता है और उनको, सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार अशफाक खान पहली बार युद्ध में वापस अपने राज्य की ओर लौट जाता है हार कर। पुनः दूसरी बार आता है तो उस समय भी रानी ने उसको वीरतापूर्वक उसकी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और उसको परास्त कर पुनः वापस अपने राज दरबार में भेजती है। अंतोगत्वा तीसरी बार का युद्ध जब आपस में होता है तो उस भीषण युद्ध में रानी दुर्गावती विशाल सेना तो नहीं थी, किंतु अल्प सेना के साथ उधर अशफाक खान अकबर के निर्देश के अनुसार वह विशाल सेना लेकर के नराई बरेला नामक स्थान पर आता है और रानी दुर्गावती और अशफाक खान के बीच भीषण युद्ध चलने लगता है। उस भीषण युद्ध में इनके पुत्र वीर नारायण काफ़ी घायल हो जाते हैं और उसको पुनः राज दरबार की ओर भेज दिया जाता है सुरक्षित। फिर राज दरबार में वह पहुंचकर अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और पुनः रानी दुर्गावती युद्ध में मोर्चा संभालने में लग जाती है। रानी दुर्गावती अत्यंत वीरतापूर्वक उन पर प्रहार करती है और उस पर एक से एक बाण कर उसको कुठाराघात करती है। इसके बाद एक बाण आकर के, अशफाक खान का एक बाण आकर के रानी दुर्गावती के माथे में लग जाती है, उसको निकाल फेंकती है। दूसरा बाण उसके दाहिने आंख पर लगती है, उसको भी निकाल फेंकता है। तीसरा बाण उसके गर्दन पर लगता है, उसको भी निकाल फेंकती है। इस प्रकार रानी काफ़ी घायल हो जाती है। अंतोगत्वा उन्होंने अपने सैनिक को बोलती कि आप मेरा गर्दन काट दो, किंतु उनके सैनिक तैयार नहीं हुए और उन्होंने सोचा कि अकबर के यहाँ हरम बनने से अच्छा है कि अपना बलिदान स्वयं दे दे। और उन्होंने तलवार निकाली और स्वयं अपना सीना घोंप करके वह अपना बलिदान दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन वीरतापूर्वक बलिदान देना समझी, किंतु किसी मुगल शासक के यहाँ हरम उसकी रखेल बनना मंजूर नहीं की। यह थी रानी दुर्गावती।